थलापति विजय, पावर स्टार पवन कल्याण, उदयनिधि स्टालिन को कौन नहीं जानता। आफ्टर ऑल सभी वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल और क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर्स हैं जिनकी फैन फॉलोइंग केवल साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पैन इंडिया में फैली हुई है। लेकिन यदि आप इन्हें केवल इनके फिल्मी करियर की वजह से जानते हैं तो शायद आपकी जानकारी बेहद लिमिटेड है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब केवल फिल्मी सितारे या रियल स्टार्स नहीं है, बल्कि ये साउथ इंडियन पॉलिटिक्स के वो रियल स्टार्स हैं जिनके कदमों की आहट से पूरी इंडियन पॉलिटिक्स हिली हुई है, जहां हर नेशनल पार्टी अभी से इस कोशिश में है कि ये स्टार्स उनका हाथ थाम ले। और ऐसा हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल अक्सर मूवी थिएटर पर नजर आने वाले ये चेहरे अब जनता के बीच उतरकर जननायक बनने की तैयारी में हैं। जहां विजय पहले से ही अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर चुके हैं और 2026 में तमिलनाडु स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में उतरने की तैयारी में है। दूसरी तरफ पवन कल्याण आंध्रा के तो उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बन चुके हैं। मगर ये पहला मौका नहीं है जब साउथ इंडियन स्टेट्स की बागडोर यहां के मूवी स्टार्स के हाथ में जा रही हो, बल्कि हमारे देश के दक्षिणी हिस्से में मूवीज और पॉलिटिक्स के बीच की लाइन इतनी ब्लर है कि अक्सर इनके किरदारों के बीच का भेद ही खत्म हो जाता है। बीते बहुत से दशकों से मूवी स्टार्स इन राज्यों की पॉलिटिक्स में एक डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर साउथ इंडिया के मूवी स्टार्स पॉलिटिक्स में इतने सक्सेसफुल क्यों साबित होते हैं। आखिर वो क्या कारण है कि साउथ इंडियन स्टार्स के लिए मूवीज से पॉलिटिक्स तक का सफर इतना आसान हो जाता है। तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करते हैं और साउथ इंडियन मूवी स्टार्स के इस पॉलिटिकल फेनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में यहाँ की मूवीज के स्टार्स की सक्सेस को समझने से पहले हम मूवी पॉलिटिक्स के इस डियो की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। अगर हम इस नजरिए से सबसे पहले तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ लगभग 6 डेकेड से मूवीज से रिलेटेड लोग ही सत्ता में बैठे हुए हैं। फिर चाहे वो रिनाउंड स्टोरी एंड डायलॉग राइटर CN अन्नादुराई हो जो तमिलनाडु के पहले सीएम बने, या फिर यहाँ के सेकंड सीएम और तमिल मूवीज के जाने माने स्क्रीन राइटर M करुणानिधि। मगर इन नामों के बाद जो नाम तमिलनाडु की कुर्सी पर बैठा उसने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे देश के सुपरस्टार एक्टर MG रामचंद्रन की। राज्य की जनता के बीच उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए 1950 के दशक की हर राजनीतिक पार्टी उन्हें अपने साथ शामिल करना चाहती थी। यही वजह रही कि 1953 में MGR ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। मगर इसके कुछ समय बाद ही राइटर से पॉलिटिशियन बने CN अन्नादुराई ने उन्हें अपनी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। ऐसे में 1962 में MGR पहली बार विधायक बने। लेकिन 1969 में अन्नादुराई की मौत के बाद जब MGR ने DMK पार्टी में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके बाद 1972 में MG रामचंद्रन ने AIADMK नाम की पॉलिटिकल पार्टी की नींव रखी। और फिर उन्होंने वो कमाल दिखाया कि 1977 से लेकर 1987 के बीच 3 टर्म्स तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने रहे। स्टेट में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग उन्हें मक्कल थिलागम कहकर पुकारते थे, जिसका मतलब लोगों का राजा या लोगों का आदर्श होता है। इसी तरह अपने समय की बेहतरीन एक्ट्रेस और 1961 से 1980 तक लगभग 140 मूवीज में काम करने वाली सुपरस्टार जयललिता भी 1982 में AIADMK में शामिल हो गई, जिसके बाद 1991 में वो तमिलनाडु की पहली महिला और सबसे कम उम्र की चीफ मिनिस्टर बनी, जो अपनी पॉलिटिकल जर्नी में पुराची थलाइवी या रेवोल्यूशनरी लीडर और अम्मा के नाम से जानी गई और 6 टर्म्स तक तमिलनाडु की सीएम बनी रही। इसी कड़ी में तमिलनाडु के करंट सीएम M K स्टालिन और डेप्यूटी सीएम उदयनिधि भी तमिल मूवीज के जाने माने स्टार्स रह चुके हैं। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में भी सिनेमा के सुनहरे पर्दे से आकर ऐसा ही जननायक उस वक्त खड़ा हुआ जब 300 से ज्यादा मूवीज में काम करने वाले सुपरस्टार NT रामाराव ने राजनीति में अपना कदम रखा। कहा जाता है कि उन्होंने तो राजनीति में कदम भी सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि साउथ की फिल्मों के प्रोड्यूसर V नागिरेड्डी ने उनसे कहा था कि कोई कितनी भी दौलत या शोहरत क्यों न कमा ले, लेकिन असली पावर तो राजनेताओं के पास ही होती है। बस फिर क्या था, NTR ने 1982 में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की और तेलुगु सेल्फ रिस्पेक्ट के नारे के साथ स्टेट इलेक्शंस में कूद गए। जनता ने भी उन्हें भरपूर प्यार दिया और वो अपने 3 टर्म्स में टोटल 7 ईयर्स तक आंध्र प्रदेश के सीएम बने रहे। इसी तरह कर्नाटक में भी फिल्म स्टार्स की गहरी पकड़ देखने को मिलती है। फिर वो चाहे यहां से MP और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रहे अम्बरीश हो या फिर 3 टाइम के MLA BC पाटिल। वहीं अगर हम केरल की बात करें तो यहां भी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने स्टार और नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर सुरेश गोपी ने ही 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी का केरल में खाता खुलवाया था, जिसके बाद उन्हें नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बना दिया गया। अब हालांकि केरल की पॉलिटिक्स में स्टार कल्चर की प्रेजेंस कम है, मगर इसका एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ के सुपरस्टार्स जैसे मोहनलाल और ममूटी ने कभी पॉलिटिक्स में अपना इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। मगर अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि एक्टर्स टर्न पॉलिटिशियन तो हमें नॉर्थ इंडिया में भी हमेशा से देखने को मिलते रहे हैं। आफ्टर ऑल बॉलीवुड या यूं कहें कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत से कद्दावर सितारे जैसे सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, जया बहादुरी बच्चन, राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा और गोविंदा से लेकर सनी देओल और कंगना रनौत तक बीते कई दशकों से सत्ता के गलियारों की शोभा बढ़ाते रहे हैं। मगर इस कॉन्टेस्ट में नॉर्थ वर्सेस साउथ के पॉलिटिकल हीरोज के बीच में डिफरेंस पॉलिटिक्स में उनके एक्टिव रोल और इंटेंसिटी का है, जहां एक और नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर मूवी स्टार्स केवल पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के रोल से आगे नहीं बढ़ पाते। इनमें से ज्यादातर मूवी स्टार्स या तो अपनी पॉपुलैरिटी को एनकैश कराकर 1 या 2 बार चुनाव जीतने के बाद राजनीति से ही संन्यास लेते चले गए, या फिर अपने टेन्योर में अपने चुनावी क्षेत्र में कभी गए ही नहीं। बल्कि इनमें से बहुत से चेहरे तो पार्लियामेंट में कभी कभी दिखाई देते थे। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इन स्टार्स ने इंपैक्टफुल पॉलिटिक्स नहीं की। इसी तरह अगर हम भोजपुरी मूवी स्टार्स के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इसमें भी मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और पवन सिंह जैसे चेहरे दिखाई देते हैं। मगर यहां भी गौर करने वाली बात यही है कि इनमें से जिन्हें भी जनता का सपोर्ट मिला वो भी ज्यादातर अपनी कर्म भूमि में नहीं बल्कि बाहरी क्षेत्रों में ही मिला, जबकि इसके उलट पश्चिम में साउथ इंडिया में बहुत से मूवी स्टार्स जननायक की भूमिका में आगे बढ़े हैं।
जहां उन्होंने इन स्टेट्स की पॉलिटिक्स में एक सेंट्रल रोल प्ले किया है। अब देखिए, ज्यादातर सदर्न सुपरस्टार्स ने अपनी पॉलिटिकल पार्टियां बनाई और उसके बल पर अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी खड़ी की, जबकि नॉर्थ में लगभग सभी सुपरस्टार्स केवल एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टियों के सेलिब्रिटी क्वोशंट को ही बढ़ाते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, साउथ के इन मूवी स्टार्स ने अपनी डोमिनेंट पॉलिटिक्स के बलबूते सेंट्रल पॉलिटिक्स में इन स्टेट्स के रोल को भी बदलने का काम किया। चाहे हम तमिलनाडु की डीएमके और एआईएडीएमके की बात करें या आंध्र प्रदेश की टीडीपी की, फिल्मी स्टार्स द्वारा फाउंडेड ये पॉलिटिकल पार्टियां आज केवल अपने राज्य में ही सीमित नहीं है, बल्कि आज केंद्र में बैठी मोदी गवर्नमेंट और इससे पहले सत्ता में रही यूपीए गवर्नमेंट को भी सरकार बनाने के लिए इन पार्टियों की जरूरत पड़ चुकी है। ऐसे में एक बार फिर वही सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? आखिर साउथ के ये मूवी स्टार्स सत्ता की सीढ़ियां इतनी तेजी से कैसे चढ़ते जाते हैं? तो चलिए अब हम इसके पीछे के कारणों को भी जान लेते हैं। दोस्तों, सदर्न मूवी स्टार्स का इस तरह वहां की पॉलिटिक्स पर छाया रहना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि अगर हम गौर करें तो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लैंग्वेज में बनने वाली मूवीज अक्सर यहाँ की रीजनल प्रॉब्लम्स और इश्यूज के साथ साथ यहाँ की शेयर्ड हिस्ट्री और कल्चर को दिखाती नजर आती हैं। जहां पॉलिटिकल एनालिस्ट रॉबर्ट एल हार्डग्रेव जूनियर अपने एसे पॉलिटिक्स एंड द फिल्म इन तमिलनाडु में इस बात को पॉइंट आउट करते नजर आते हैं कि तमिलनाडु में अन्नादुराई ने ही सबसे पहले अपनी फिल्मों की कहानियों के जरिए अपनी पार्टी से एसोसिएटेड एंटी कास्ट, एंटी रिलीजन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट करने का काम किया। उनकी फिल्म्स जैसे 1948 में आई नल्लथाम्बी और 1949 में आई वेल्लेकारी ने यहां फैले टॉक्सिक ब्राह्मणिज्म पर गहरी चोट की। मूवीज के वे ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से लोगों को बात आसानी से समझ आई और आम जनता तेजी से उनके साथ जुड़ती चली गई। अपनी कहानियों का कुछ ऐसा ही इस्तेमाल एम करुणानिधि ने भी किया। मगर मूवीज में अपनी पॉपुलैरिटी को पॉलिटिकल फॉलोइंग में कन्वर्ट करने का सही काम किया एमजीआर ने, जो मूवीज में निभाए गए अपने किरदारों की वजह से जनता के बीच प्रोटेक्टर ऑफ कॉमन मैन के रूप में देखे जाने लगे। यही नहीं, 1974 में आई नेहरू इंद्रू नालाई और 1975 की इधाईकन्नी ने भी एमजीआर की पार्टी एआईएडीएमके की पार्टी मैसेज को जनता तक पहुंचाने का काम किया। जहां इससे पहले की तमिल मूवीज में केवल सोशल इविल्स और आइडियोलॉजी की बात हो रही थी, वहीं एमजीआर ने अपने रोल में यह दिखाया कि कैसे एक आम आदमी इन सब डिफिकल्टीज से लड़ सकता है और आगे बढ़ सकता है। यहां तक कि रियल लाइफ में भी एमजीआर ऑर्फनेज को फंड करने और नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान लोगों की मदद करते देखे जाते थे। अक्सर उनकी कोशिश होती थी कि वो रियल लाइफ में भी अपने रियल प्रेजेंस को मेंटेन रख सके। नतीजा यह हुआ कि लोग उनकी रील और रियल इमेज को एक ही समझने लगे, यहां तक कि जनता के बीच वो एक भगवान की तरह पूजे जाने लगे। इसी तरह एनटीआर को भी मूवीज में उनके द्वारा प्ले किए गए रिलीजियस और माइथोलॉजिकल रोल की वजह से एक तरह की कल्ट फॉलोइंग मिली, जिसने आगे जाकर उनकी पॉलिटिकल सक्सेस को इंश्योर किया। यही नहीं, सिमिलर पाथ आज के यंग स्टार्स भी फॉलो करते नजर आ रहे हैं, जहां मूवीज में उनके रोल को इस तरह से लिखा गया कि वो जनता के बीच हमेशा से एक सेवियर, एक विजिलेंट, एक मसीहा के रूप में नजर आते रहे, जो जनता के दुख को समझते भी हैं और उन्हें सॉल्व भी करते हैं। यहां तक कि कुछ एक्सपर्ट्स तो इस बात को भी पॉइंट आउट करते हैं कि 2017 में आई विजय स्टारर मेर्सल में एमजीआर के कुछ रेफरेंस मौजूद थे। ऐसे में विजय ने तभी इस बात की हिंट दे दी थी कि वो अब पॉलिटिक्स में कदम रखने जा रहे हैं। दूसरी ओर सोशल साइंटिस्ट्स और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि इन स्टार्स की लैंग्वेज और यहां तक कि कास्ट भी इन्हें अपने स्टेट्स में मास फॉलोइंग प्रोवाइड कराती है। उदाहरण के लिए प्रोफेसर एस.वी. श्रीनिवास अपनी किताब मेगा स्टार चिरंजीवी एंड तेलुगु सिनेमा आफ्टर एनटी रामाराव में लिखते हैं कि आंध्र में एनटीआर के राइज का एक बहुत बड़ा कारण उनकी कास्ट थी। जहां रेड्डी कास्ट डोमिनेंट आंध्र में कम्मा कास्ट से आने वाले एनटीआर की राइजिंग पॉपुलैरिटी ने उन्हें अपनी कम्युनिटी में और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया और लोग उन्हीं में अपना ट्रू रिप्रेजेंटेटिव देखने लगे। मगर कहीं ना कहीं रील वर्सेस रियल की इसी ओवरलैप से शुरुआत हुई एक एक्टर के हीरो वर्शिप की, जिसने यहाँ की पॉलिटिक्स को और भी नए डायमेंशंस दिए। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कैसे साउथ में जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो वहां फैंस अपने फेवरेट एक्टर्स के पोस्टर्स तक को दूध से अभिषेक करते नजर आते हैं। ऐसे में इन स्टार्स का यही लार्जर देन लाइफ स्टेटस उन्हें मच नीडेड पॉलिटिकल एज प्रोवाइड कराता है और इसी हीरो वर्शिप का यह नतीजा है कि सदर्न फिल्मी सितारों के लिए फॉलोअर्स इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखिए, किसी के लिए भी एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करने या अपने पॉलिटिकल मैसेज को आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक स्ट्रांग पॉलिटिकल फॉलोइंग का होना बहुत जरूरी। आखिर आप बिना स्ट्रांग फॉलोइंग की एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे बना पाएंगे? मगर यही साउथ इंडियन स्टार्स का एक एडवांटेज है, जहां इन स्टार्स के बहुत से ऑर्गेनाइज्ड फैन क्लब्स पहले से मौजूद हैं, जो यूं तो अक्सर अपने फेवरेट स्टार्स की मूवीज को प्रमोट करते या उनके पब्लिक गैदरिंग को अटेंड करते देखे जाते हैं। मगर जैसे ही ये स्टार्स पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं, उनके ये फैन क्लब्स ही उनकी पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले जैसे ही लेजेंडरी स्टार और थलाइवा के नाम से फेमस सुपरस्टार रजनीकांत ने पॉलिटिक्स में डेब्यू करने की घोषणा की, रातों रात उनका फैन क्लब डिसमेंटल होकर उनकी पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह सुपरस्टार कमल हासन ने भी पॉलिटिक्स में कदम रखने से पहले 2004 में ही अपने फैन क्लब्स को यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया था, जिसका नाम रखा गया था ऑल इंडिया कमल हासन नरपानी याकम। इसी तरह सुपरस्टार विजय ने भी पॉलिटिक्स में कदम रखने से पहले 2009 में ही अपने फैन क्लब विजय मक्कल याकम को अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिलगा वेत्री काजिगम में कन्वर्ट कर दिया। यही नहीं, अक्सर ये फैन क्लब्स ही अपने स्टार्स के बिहाफ पर ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स जैसे कि ब्लड डोनेशन, डिजास्टर रिलीफ और वेलफेयर एक्टिविटीज भी करते हैं। ऐसे में ये फैन क्लब्स इनिशियल स्टेज पर इन स्टार्स को पॉलिटिकल बैकिंग का बूस्ट तो देते ही हैं, साथ ही इनकी पार्टियों के प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन और सोशियो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस में भी मदद करते हैं, जिससे इन स्टार्स को अपनी पॉलिटिकल जर्नी जीरो से शुरू नहीं करनी पड़ती, बल्कि उनकी सिने फॉलोइंग ही उनकी पॉलिटिकल फॉलोइंग को मच नीडेड बेस दे देती है। मगर अब इन सब पॉइंट्स को देखते हुए हो सकता है कि आपको ऐसा लगने लगे कि साउथ इंडिया में हर मूवी स्टार के लिए रील टू रियल लीडर बनने का यह सफर आसान ही होता होगा, जहां मूवीज में अपना कमाल दिखाने के बाद हर स्टार अपनी सेकंड इनिंग्स के लिए आसानी से पॉलिटिक्स में एंट्री ले लेता होगा। तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। दोस्तों, लगभग 18 ईयर्स पहले मेगा स्टार चिरंजीवी ने अपनी खुद की प्रजा राज्यम पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की थी, जिसके बाद वो एमएलए, एमपी और यहां तक कि यूनियन मिनिस्टर भी बने, मगर फिर भी उन्हें वो पॉलिटिकल सक्सेस नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें उम्मीद थी।
नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पॉलिटिक्स से अपनी दूरी बना ली। कुछ ऐसी ही कहानी सुपरस्टार कमल हासन की भी है, जो 2018 से ही पॉलिटिक्स में अपना मार्क क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इंस्पाइट ऑफ ह्यूज फैन फॉलोइंग अभी तक उन्हें इस काम में लिमिटेड सक्सेस ही हाथ लगी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो रजनीकांत जी ने भी शायद फेलियर के डर से ही पॉलिटिक्स से अपना हाथ वापस खींच लिया था। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि साउथ इंडिया के इस नए बैंड ऑफ एक्टर टर्न पॉलिटिशियंस का फ्यूचर क्या होगा। क्या वो भी लेजेंडरी एमजीआर और एनटीआर जैसा मार्क छोड़ पाएंगे,